हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिज़र्विंग इंडिया। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुवैत के दौरे की। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो अवार्ड हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को दिया गया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो वहाँ की सरकार ने उनको दिया है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ये वो अवार्ड है जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उनके कंट्री का, कुवैत का, जो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को दिया है। मुबारक अल कबीर कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्षों, विदेशी सम्राटों और शाही परिवार के सदस्यों को मित्रता और कूटनीतिक संबंधों के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। तो ये सम्मान वो उन्होंने केवल अ, दूसरे देशों के सम्राटों के लिए, दूसरे देश के देश के राष्ट्राध्यक्षों के लिए, जो हाईएस्ट पोस्ट पे हैं लोग, उनके लिए ही ये इस अवार्ड को उन्होंने रखा है। उन्हीं लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है और ये कुवैत के साथ मित्रता और अच्छे कूटनीतिक संबंधों के लिए ही दिया जाता है। तो मोदी जी इसके लेटेस्ट रिसिपिएंट हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ये सम्मान कुवैत के शेख मुबारक अल सबा, ये इंपॉर्टेंट है कि अवार्ड किसके ऑनर में दिया जाता है, तो ये इनके सम्मान में दिया जाता है। शेख मुबारक अल सबा जो कुवैत के शेख थे, किस टाइम पे 1896 से लेकर 1915 तक वो कुवैत के शेख थे, अमीर थे। उनके नाम पर, उनके सम्मान में ये अवार्ड जो है, ये ऑनर जो है, दूसरे देश के प्रेसिडेंट्स को, प्राइम मिनिस्टर्स को, या फिर रॉयल जो परिवार है, शाही परिवार है, रॉयल फैमिली के मेंबर्स को ये अवार्ड दिया जाता है। देखते हैं किस किस को पहले ये अवार्ड दिया जा चुका है आज तक। मोदी जी से पहले अवार्ड यूएसए के भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, उनको ये अवार्ड मिल चुका है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो इससे पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएसए के, एंड यूनाइटेड किंगडम के प्रिंस चार्ल्स को ये अवार्ड ऑलरेडी दिया जा चुका है इससे पहले। और यह सम्मान कुवैत के इन देशों से अच्छे संबंधों का प्रतीक है। कुवैत के इन कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। कुवैत जो है वो जीसीसी का पार्ट भी है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भी है। और इनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं अमेरिका के साथ, बहुत अच्छे रिश्ते हैं इनके यूक्रेन के साथ। यूक्रेन की ये कॉलोनी भी रह चुके हैं पास्ट के अंदर। तो इनके बहुत अच्छे संबंध हैं इस टाइम पे वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। और ये इन दोनों कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को, इन दोनों कंट्रीज़ के इम्पॉर्टेंट पर्सनस को ये अवार्ड देने से ये हमें पता चलता है कि इनके कुवैत के साथ रिलेशंस बहुत ही अच्छे रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री ने इससे ट्वीट करते हुए इसको भारत कुवैत की दीर्घकालिक मित्रता का प्रमाण करार दिया। यानी कि हमारे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनके ट्वीट से ही क्लियर है कि ये भारत और कुवैत के जो रिश्ते हैं उसमें ये कितना इम्पॉर्टेंट टाइम है, कितना इम्पॉर्टेंट मोड है कि भारत कुवैत की दीर्घकालिक मित्रता का एक प्रमाण है। पहली बार है जब भारत के किसी प्रधानमंत्री को ये अवार्ड दिया गया है। और ये ज़रूरी है जानना कि ये पहली बार है 43 ईयर्स के अंदर किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कुवैत के अंदर अपना दौरा किया है। इससे पहले कुवैत का दौरा इंडिया की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया था जब कुवैत बना था। यानी कि 43 ईयर्स लगे किसी और प्राइम मिनिस्टर को कुवैत जाने में। हालांकि ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं, अगर बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं तो कंट्रीज़ के बीच में प्राइम मिनिस्टर्स का जो विजिट्स है या प्रेसिडेंट के विजिट्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन बहुत लंबे टाइम के बाद कोई विजिट हुई है और ये विजिट के लिए इनको बुलाया गया है, तो इससे पता चलता है कि भारत और कुवैत के रिश्तों के लिए एक नई शुरुआत है। हालांकि हमारे कोई ख़राब रिश्ते नहीं रहे हैं, लेकिन अब हम इन रिश्तों को एलिवेट कर रहे हैं, एग्रीवेट कर रहे हैं, और इनको एक बेटर हम अब फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करने के लिए एक बेटर प्रॉस्पेक्ट्स एक दूसरे के अंदर देख रहे हैं। मोदी जी के मेडल्स की टोटल गिनती कितनी हो गई? अब मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनको बहुत सारे पास्ट में भी अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। अब तक ये अवार्ड इनका 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान बन चुका है। यानी कि टोटल 20 इंटरनेशनल अवार्ड्स, ऑनर्स, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स किसी ना किसी कंट्री का इनको जरूर मिला है। कुछ कंट्रीज़ में इनको जो अवार्ड है वो हाईएस्ट सिविलियन नहीं है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन है। लेकिन टोटल जो इनको अवार्ड मिले अब तक अलग अलग कंट्रीज़ में जाने के बाद, वो उनकी काउंट टोटल 20 हो चुकी है। और कुवैत जो है वो उसमें लेटेस्ट एडिशन है। इससे पहले जो 3 अवार्ड थे वो प्रधानमंत्री जी को मिले थे हमारे G20 समिट से कुछ के आसपास, जिसमें डोमिनिकन रिपब्लिक शामिल था, नाइजीरिया शामिल था, जिसमें गुयाना शामिल था। तो इन 3 कंट्रीज़ ने उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री को अपने सिविलियन अवार्ड्स जो हैं वो प्रदान किए थे। और वो तीनों अवार्ड्स लगभग लगभग 1 वीक के अंदर ही दिए गए थे, नवंबर के अंदर।
उसके बाद हमें ये 20वां अवार्ड जो है वो कुवैत के अंदर देखने को मिला है। इतने सम्मान प्राप्त करने वाले मोदी जी दुनिया के पहले नेता हैं। ऐसा कोई भी नेता नहीं है पूरे दुनिया में जिनको इतने सारे सिविलियन अवार्ड अलग-अलग कंट्रीज़ के दिए गए हों। ये उस पहले ऐसे नेता हैं। इससे पहले मोदी जी को सऊदी अरब, यूएई, रूस, अमेरिका, नाइजीरिया, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मोदी जी को ऑलरेडी अवार्ड मिल चुके हैं। पहला जो मोदी जी को अवार्ड मिला था, सिविलियन ऑर्डर अवार्ड मिला था, वो सऊदी अरब था। ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ द सऊदी अरेबिया। सेकंड अवार्ड उनको यूएई में मिला था। ये दोनों कंट्री भी खाड़ी के देश हैं, यानी कि गल्फ जो कंट्रीज़ हैं, जीसीसी जो हैं, उस जो गल्फ रीजन है दुनिया का मिडल ईस्ट के अंदर, उसके ही 2 कंट्रीज़ ने सबसे पहला अवार्ड जो है मोदी जी को दिया था। अभी जो लेटेस्ट अवार्ड दिया गया है वो भी जीसीसी के एक मेंबर द्वारा ही दिया गया, जो कि कुवैत है। इसके अलावा इनको, अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में रशिया और फ्रांस, ग्रीस, ये ऐसे देश हैं यूरोप के जो मोदी जी को सम्मानित कर चुके हैं। अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें तो उसमें अफ़गानिस्तान जो है वो भारत को सम्मानित कर चुका है। भारत के पड़ोसियों की बात करें तो इसमें हमें भूटान का नाम देखने को मिलेगा। अगर हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो इसमें हमें नाइजीरिया देखने को मिलेगा। इसमें हमें मिस्र देखने को मिलेगा। ये वो देश हैं जिन्होंने सम्मानित किया, और हर कॉन्टिनेंट से लगभग मोदी जी को अवार्ड मिल चुका है। अगर हम डोमिनिकन रिपब्लिक की बात करें, गुयाना की बात करें, तो वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हमें यूएसए का इसमें नाम देखने को मिलेगा। तो लगभग वो हर एक अगर हम हर एक कॉन्टिनेंट की बात करें तो हर कॉन्टिनेंट में भारत के प्रधानमंत्री जी को एक अवार्ड लगभग अब मिल गया है। तो इतने अवार्ड लेने वाले ये दुनिया के पहले नेता बन चुके हैं। भारत के कुवैत के साथ संबंध, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि भारत और कुवैत के रिश्तों के लिए एक अहम मोड़ है, और भारत और कुवैत के रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी में तब्दील कर दिया गया है इस विजिट के साथ। यानी कि भारत और कुवैत ने अपने संबंधों में उन्नति करते हुए, उनको एलिवेट करते हुए, उन्हें स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, राजनीतिक साझेदारी में तब्दील कर दिया है। पहले जो हमारी पार्टनरशिप थी वो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप नहीं थी। अब हमने अपनी टाइज को एलिवेट करते हुए राजनीतिक साझेदारी में तब्दील किया है। ठीक है। भारत उन पहले देशों में से एक था जिसने 1961 में, सन 1961 में ब्रिटिश संरक्षित राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात कुवैत के साथ राजनीतिक संबंध की स्थापना की थी। तो भारत लगभग वो पहला देश था जिसने 1961 में, जब कुवैत आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था ब्रिटिश संरक्षित राज्य से, कॉमनवेल्थ से, तो उस टाइम पे कुवैत को रिकॉग्नाइज किया था एज अ कंट्री। उसी के कुछ टाइम के बाद ही हमें भारत के प्रधानमंत्री जी की वहाँ पे विजिट देखने को भी मिली थी। उसके बाद लगभग 43 वर्ष के बाद अब कोई विजिट भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा वहाँ हुई है। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत कुवैत का एक स्वाभाविक व्यापारिक साझेदार रहा है थ्रू आउट द हिस्ट्री। और इसका हमें प्रमाण कहाँ से मिलता है? 1961 तक भारतीय रुपया कुवैत में कानूनी मुद्रा था, यानी कि इंडियन रुपी वाज दी ऑफिशियल करेंसी ऑफ कुवैत टिल 1961। जब तक कि कुवैत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब तक कुवैत के अंदर प्राचीन काल से, पुराने समय से भारतीय करेंसी जो है, इंडियन रुपी जो है, वही वहाँ की ऑफिशियल करेंसी रहा है। ये इस चीज़ का प्रमाण है कि भारत और कुवैत के रिश्ते जो हैं वो थ्रू आउट हिस्ट्री बहुत अच्छे रहे हैं। हमारा बहुत आदान प्रदान हुआ है, बहुत सारा व्यापार है इन दोनों देशों के बीच में हुआ है। हम दोनों अरेबियन सी के अलग अलग छोर पे ही हैं। अरेबियन सी का अगर हम ईस्ट कोस्ट देखें तो वो ईस्ट कोस्ट जो है वो भारत का वेस्ट कोस्ट है, और अरेबियन सी की अगर हम वेस्ट साइड में देखेंगे तो वहाँ पे हमें खाड़ी के देश देखने को मिलेंगे, जिसमें कुवैत भी एक देश है। तो ये कुवैत और भारत की सांप्रदायिक और पुराणतात्विक जो रिलेशंस हैं उनको दर्शाता है कि वहाँ की करेंसी भी इंडियन रुपी रहा है। और क्या-क्या हुआ? जो मोदी जी की विजिट थी कुवैत की, उसमें हमें क्या-क्या देखने को मिला? दोनों पक्षों ने एक व्यापार समझौते के माध्यम से रक्षा सहयोग को संस्थागत रूप दिया, जिसमें रक्षा क्षेत्र में प्रशिक्षण, कर्मियों और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान, संयुक्त अभ्यास, रक्षा उपकरणों की आपूर्ति और अनुसंधान एवं विकास में सहयोग सहित अन्य पहलू शामिल है। जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो होता ही डिफेंस का है। जब हम किसी कंट्री के साथ अपने स्ट्रेटजिक रिलेशन बनाते हैं या स्टार्ट करते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर किसी डिपार्टमेंट का होता है तो वो रक्षा का होता है, यानी कि डिफेंस का होता है। तो इसमें डिफेंस को लेकर हमने कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसमें हो सकता है हमें फ्यूचर में इंडिया और कुवैत के बीच में कुछ एक्सरसाइजेस देखने को मिले। हम बहुत सारी भारत की जो मिलिट्री है वो बहुत सारी एक्सरसाइजेस करती है कुछ कंट्रीज़ के साथ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, रशिया है, जापान है, साउथ अफ्रीका है।
इवन साउथ अमेरिका की कुछ नेवीज़ के साथ हमारी बाइलेटरल या ट्राइलेटरल नेवल या एयरफोर्स एक्सरसाइज होती हैं। तो हो सकता है अभी हम, और इवन ओमान जो गल्फ एक कंट्री है, तो उनके साथ हमारी बाइलेटरल एक्सरसाइज होती हैं। तो अब इन लिस्ट के अंदर हमें कुवैत का एक नया नाम देखने को मिलेगा। तो बहुत जल्द हम देखेंगे कि फ्यूचर में हमारी मिलिट्री की कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस कुवैत के साथ स्टार्ट होती हुई दिखेंगी। इसके अलावा हम रक्षा क्षेत्र में विशेषज्ञों और कर्मियों का आदान प्रदान कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारी हम रिसर्च को एक साथ कर सकते हैं, रिसर्च इंप्रूव कर सकते हैं फ्यूचर वेपन्स को लेके, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को लेके। उसके अंदर हमारा आपस में कुछ ना कुछ सहयोग हमें देखने को मिलेगा। और रक्षा उपकरणों की आपूर्ति, भारत जो है वो धीरे धीरे रक्षा क्षेत्र में अपना नाम बना रहा है। हम डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भारत का नाम जो है दुनिया के देशों में अब लिया जाने लगा है। एक समय पे हम भारत जो था वो सिर्फ रक्षा उपकरणों का सिर्फ आयात ही करता था, आज की डेट में हम निर्यात भी कर रहे हैं और बहुत बड़े स्केल पे कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारा ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो हो सकता है फ्यूचर में कुवैत को हम बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट जो हैं वो एक्सपोर्ट भी करें। भारत में बहुत पोटेंशियल है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेके, और कुवैत जो है वो रक्षा उपकरणों को इंपोर्ट करता है, अपनी रक्षा की ज़रूरतों को इंपोर्ट करता है। तो हो सकता है कि हम फ्यूचर में रक्षा उपकरण कुवैत को एक्सपोर्ट करें, बहुत जल्द हमें ऐसा देखने को मिल सकता है। मोदी जी ने कुवैत के निवेश प्राधिकरण और अन्य संबंधित पक्षों के प्रतिनिधि मंडल को भारत आने का निमंत्रण दिया, ताकि वे ऊर्जा, रक्षा, चिकित्सा उपकरण, फार्मा, फूड और पार्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का अन्वेषण कर सकें। भारत इस टाइम पे दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में इकलौती ऐसी अर्थव्यवस्था है जो इतनी अच्छे रेट के साथ इम्प्रूव हो रही है। इतने अच्छे रेट हमने दर्ज किए हैं डेवलपमेंट के, जीडीपी ग्रोथ के। तो भारत इस टाइम पे एक लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स के लिए। हमने अपने प्राइम मिनिस्टर के सिंगापुर दौरे के दौरान और यूएसए दौरे के दौरान भी देखा था कि वहाँ के इन्वेस्टर्स के साथ प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, जहाँ पे वहाँ के इन्वेस्टर्स ने इंडिया की अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करने की बात कही थी। सेमीकंडक्टर रीजन की अगर हम बात करें, रक्षा क्षेत्र, डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, सर्विसेज सेक्टर की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे बहुत सारी हमें एफडीआई देखने को मिली है पास्ट के अंदर और इस साल के अंदर भी। तो उसी से रिलेटेड हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग हुई यहाँ के इन्वेस्टर्स से, जहाँ पे उन्होंने बात की कि वो इंडिया के फूड पार्क, फार्मा, डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, खास करके जैसे कि हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है उसको बहुत मेजर स्टेप्स लेने हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने के लिए। हमने सोलर अलायंस की भी स्थापना की है भारत के अंदर, और उसके अलावा विंड मिल एनर्जी, हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हम बना रहे हैं। हम फ्यूचर में हाइड्रोजन ट्रेन्स और हाइड्रोजन व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें बहुत मेजर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए, और उसके लिए प्रधानमंत्री जी की मीटिंग हुई कुवैत के अर्थशास्त्रियों के साथ, वहाँ के निवेशकों के साथ, उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ, सो दैट कि वो इंडिया के अंदर अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ के टैप करें और इंडिया में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें। इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे, दोनों देशों को फ़ायदा होता है, दोनों देशों की इकॉनमी में बेनिफिट होगा। जिस देश में एफडीआई आती है उस देश की इकॉनमी तो डेफिनेटली इंप्रूव होती है। जहाँ के निवेशक आते हैं तो वो अपने देश की अपने अपने देश की इकॉनमी को भी बूस्ट करते हैं। उसके अलावा आदान-प्रदान होता है, बहुत सारी बिज़नेस में बहुत सारे लोगों का आपस में जो आदान-प्रदान होता है, उससे दोनों देशों के रिलेशंस में भी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। इसके बाद व्यापार की अगर हम बात करें, भारत और कुवैत के बीच में किस तरह का व्यापार होता है। भारतीय कुवैत की कुल जनसंख्या का 21% है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कुवैत की जो पॉपुलेशन है उसका लगभग 21% जो है वो इंडियन ओरिजिन के लोग ही हैं। भारतीय श्रमिक, निजी क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र, यानी कि भारत के जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो वहाँ के प्राइवेट सेक्टर एंड डोमेस्टिक सेक्टर दोनों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। ये इंडियन एम्बेसी का वहाँ पे कहना है कि वहाँ की जो मैक्सिमम वर्क फोर्स है, स्किल्ड वर्कर्स जिनकी कुवैत को बहुत रिक्वायरमेंट है, उसका मैक्सिमम जो पोर्शन है वो इंडियन ओरिजिन के ही लोग हैं। और ये इंडियन ओरिजिन के जो कुवैत के अंदर लोग हैं वो वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट उनको मिलती है अपने वर्क की वजह से, जिसकी वजह से भारत और कुवैत के रिश्तों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी भी है। और ये एक बहुत मेजर रीज़न भी है कि इंडिया और कुवैत एक अच्छे रिश्ते मेंटेन कर पाएंगे, जैसे कि उन्होंने पास्ट में किए हैं, फ्यूचर में इससे भी इम्प्रूवमेंट वो कर पाएंगे। कुवैत भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य वित्तीय वर्ष में जो टोटल है वो 10.47 बिलियन अमेरिकन डॉलर जो है दोनों देशों का व्यापार रहा है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, यानी कि इंडिया और कुवैत का व्यापार बहुत ज़्यादा, और इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का अभी भी स्कोप है, जिसको टैप करने के लिए ये विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्ति करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा रिक्वायरमेंट्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर निर्भर है, खास करके पेट्रोलियम या ऑयल की अगर हम बात करते हैं, अनरिफाइंड ऑयल की अगर हम बात करते हैं, तो कुवैत उसमें लगभग लगभग छठे नंबर पर है। पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे हमें अरेबिया, इराक, रशिया, इन 3 देशों का नाम देखने को अक्सर मिलता है। कुवैत उसमें छठे नंबर पर आता है, जो कि एक छोटी चीज़ नहीं है, यानी कि कुवैत से हम बहुत सारी एनर्जी नीड्स इम्पोर्ट करते हैं। हो सकता है हमें फ्यूचर में ये नंबर जो ऑयल इम्पोर्ट्स हैं हमें कुवैत से बढ़ते हुए नज़र आएँ फ्यूचर में, और बदले में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स या कुछ और आइटम्स के एक्सपोर्ट, यानी कि फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट, हमें हो सकता है फ्यूचर में कुवैत की तरफ बढ़ते हुए भी नज़र आएँ। अब हम बात करते हैं भारत में रेमिटेंस की। $129 मिलियन वो फिगर है जो भारत के इस वर्ष में टोटल रेमिटेंस आई। रेमिटेंस वो अमाउंट होती है जो भारत मूल के लोग फॉरेन में रहते हैं और अपनी फैमिलीज़ को जो अमाउंट वो वापस भेजते हैं, उसको रेमिटेंस कहा जाता है। और भारत जो है वो शीर्ष नंबर पर है पूरी दुनिया में रेमिटेंस के मामले में, यानी कि भारतीयों ने पिछले साल में $129 मिलियन जो है वो अपनी फैमिलीज़ को या अपने घर परिवार वालों को भेजे हैं रेमिटेंस के रूप में। इसके बाद दूसरा नंबर जो इस लिस्ट में हमें देखने को मिलता है वो मैक्सिको का मिलता है, तीसरे पे चाइना का नंबर देखने को मिलता है, और उनके जो रेमिटेंस के टोटल हैं वो लगभग लगभग $60 मिलियन के आसपास हैं। चाइना के $50 मिलियन से भी कम है, यानी कि इंडिया के जो रेमिटेंस आते हैं उसके आधे से भी कम। तो भारत जो है रेमिटेंस के मामले में भारत को कितना फ़ायदा होता है, ये फिगर अपने आप में उसका एक प्रमाण है। कुवैत और हमारे जो रिश्ते रहे हैं उसके अंदर हमें क्या-क्या देखने को मिला है। कुवैत ने ऑक्सीजन की तात्कालीन आवश्यकता को पूरा करने के लिए 215 मैट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन और 26 ऑक्सीजन सिलेंडर भारत में भेजे थे। ये 2021 की बात है, जब कोविड का सेकंड लॉकडाउन हमें देखने को मिला था, जिस टाइम पे इंडिया में ऑक्सीजन की बहुत कमी थी। उस टाइम पे कुवैत पहला वो कंट्री था जिसने इंडिया को ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेजे थे इंडियन नेवी की शिप्स के ऊपर। ये कुवैत से ही ऑक्सीजन भेजी गई थी। इतनी ये उसकी टोटल अमाउंट है, कितने मैट्रिक टन ये ऑक्सीजन भेजी गई थी, और ये अपने आप में एक प्रमाण है कि भारत और कुवैत के रिश्ते कितने अच्छे हैं और दोनों कंट्रीज़ अपने रिश्तों को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर कोई कंट्री पहले नंबर पे वॉलंटियर करता है कि हम इमीडिएटली ये इंडिया को असिस्टेंस देते हैं, तो ये अपने आप में एक प्रमाण है कि वो भारत के साथ अपनी टाइज़ को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये कोट है भारतीय प्रधानमंत्री जी का, जो उन्होंने वहाँ जाके ट्वीट किया, "जब भी मैं कुवैत के नेतृत्व से बात करता हूँ, वे यहाँ पे काम करने वाले भारतीयों के योगदान की सराहना करते हैं। कुवैत के नागरिक भी भारतीयों की मेहनत, ईमानदारी और कौशल के कारण गहरा सम्मान रखते हैं। आज भारत विश्व में प्रेषण के मामले में, यानी कि रेमिटेंस के मामले में पहले स्थान पर है। इस सफलता का बड़ा श्रेय आप जैसे समर्पित व्यक्तियों को जाता है। इसके अलावा हमारे देशवासी भी आपके योगदान को महत्व और सम्मान देते हैं।" तो ये भारतीय प्रधानमंत्री जी का कोट है, ये उनकी स्टेटमेंट है जो उन्होंने वहाँ पे स्किल्ड वर्कर के साथ जो अपनी मीटिंग थी उसके दौरान उनके लिए बोले थे। उनकी जो वहाँ मीटिंग हुई थी स्किल्ड वर्कर्स के साथ, उसमें उन्होंने उनका आह्वान किया, उनकी सराहना की कि वो कुवैत की इकॉनमी के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा, 21% जो लोग हैं वहाँ पे, वो इंडियन ओरिजिन के ही लोग हैं, और वहाँ पे उनका बहुत सम्मान है। उनके नेतृत्व के द्वारा भी इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है और इसकी सराहना की जाती है। और रेमिटेंस के लिए भी भारतीय प्रधानमंत्री ने उनका थैंक यू बोला, उनको थैंक्स बोला कि भारत में इतना रेमिटेंस का हमें अमाउंट देखने को मिलता है। और ये मीटिंग जो है भारतीय प्रधानमंत्री की वहाँ के भारतीय मूल के लोगों के साथ भारत और कुवैत के रिश्तों की एक अलग से फिर से एक नया हमें प्रमाण पेश करती है। उसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन जो हमें देखने को मिला था भारतीय प्रधानमंत्री की वहाँ विजिट के दौरान, जो है रामायण और महाभारत के ऊपर जो भारतीय प्रधानमंत्री जी ने अपना ऑटोग्राफ दिया था। रामायण और महाभारत का अरबी भाषा में प्रकाशन, जो रामायण और महाभारत हैं, जो भारत के इतिहास और भारत की सभ्यता के प्रतीक हैं, इन दोनों ग्रंथों का अरबी भाषा के अंदर जो है ट्रांसलेशन किया गया है। इसका ट्रांसलेशन जो करने वाले इंसान है उनका नाम है अब्दुल्ला बारोन। इन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया और इसकी पब्लिशिंग की है अब्दुल्ला लतीफ़ अल नेसफ़ ने। इन्होंने इन दोनों ग्रंथों को जो है अरबी भाषा के अंदर ट्रांसलेट किया है। सितंबर में मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ के ऊपर ट्वीट भी किया था, कि जिसके लिए उसने इन दोनों व्यक्तियों को इसकी बधाई दी थी। उनकी इन दोनों से वहाँ मुलाकात हुई, जिसमें मोदी जी ने दोनों की कॉपीज़ को वहाँ पे साइन किया। और पुस्तक के लेखकों ने बताया कि कि इन विशाल भारतीय महाकाव्यों का अरबी में अनुवाद करने के लिए उन्हें टोटल 2 वर्ष का समय लगा।
और उन्होंने इस चीज़ को कहा कि इन दोनों पुस्तकों को से हमें भारतीय संस्कृति को समझने का अवसर भी मिला। ये 2 ऐसी बुक्स हैं जो भारत के इतिहास को भी दर्शाती हैं और भारत की सभ्यता को भी दर्शाती हैं, और ये दूसरे देश के जो लोग हैं, उनको एक मौका देती हैं कि वो भारतीय सभ्यता को और भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को समझने का एक मौका उनको इससे मिलता है। इनका जो ट्रांसलेशन इन्होंने अरबी भाषा में किया, ये कुवैत के बाकी लोगों के लिए, नॉट ओनली कुवैत, बाकी जो खाड़ी के देश हैं जहाँ पे अरबी बोली जाती है, ये उनको भी एक मौका देगा कि वो भारतीय संस्कृति को समझ सकें। और भारत और कुवैत के और इवन भारत और गल्फ नेशंस के जो रिश्ते हैं उसमें हमें फ्यूचर में इसकी वजह से भी फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं एक काउंसिल की, जीसीसी, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, जिसका कुवैत एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की जो का गठन जो है वो 25 मई 1985 को किया गया था। इसके 6 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, 6 देश हैं, खाड़ी के 6 देश हैं जिन्होंने मिलकर ये कॉरपोरेशन जो है वो बनाया था। वो 6 देश हैं: बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ये 6 देश हैं, ये 6 गल्फ नेशंस हैं जिन्होंने मिलकर जीसीसी का संगठन बनाया था 1985 के अंदर। और जो पहला डॉक्यूमेंट इनका साइन हुआ था वो था 11 नवंबर 1981 को आबू धाबी, जो कि यूएई की कैपिटल है, वहाँ के अंदर वहाँ पे जीसीसी का फर्स्ट डॉक्यूमेंट साइन हुआ था। तब से जीसीसी एक काउंसिल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काउंसिल है दुनिया की। जैसे हम यूरोपियन यूनियन का नाम देखते हैं जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक संयुक्त यूनियन बनाया, अपना परिषद बनाया, उसी तरह से गल्फ कंट्रीज़ ने मिलकर भी अपना परिषद बनाया। 6 फाउंडिंग मेंबर्स के साथ ही इसका गठन हुआ था और आज भी इसके 6 ही मेंबर्स हैं। बहुत बार ये बीच में चर्चा कर चुके हैं कि अपने काउंसिल को एक्सपैंड करने की, लेकिन आज तक उसका एक्सपेंशन नहीं हो पाया। कोई भी और कंट्री जो है वो इसको नहीं जॉइन कर पाया इस ग्रुप को। इनका जो आपस में कॉपरेशन है वो मार्केट को लेके है, जिसमें ये अपनी जिसमें मार्केट एक्सेस जो है वो एक साथ दिया जाता है कंट्रीज़ का। इसके अलावा ये काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं कॉमन करेंसी की, लेकिन आज तक ये उसके निर्णय पर नहीं पहुंच पाए कि ये सिंगल करेंसी पे कभी मूव करेंगे या नहीं करेंगे। और आज के प्रेजेंट टाइम के अंदर कुवैत जो है उसके पास प्रेसिडेंसी है जीसीसी की, जिस वजह से हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट है वो और भी इंपॉर्टेंस लेती है, क्योंकि हम जीसीसी के प्रेसिडेंट्स रखने वाले कंट्री के अंदर हमने विजिट किया है। जीसीसी के बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। अगर हम बात करें यूएसए की और या यूरोपियन यूनियन की, लगभग जब भी इनकी मीटिंग होती है तो वहाँ पे हमें यूएस के कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव जरूर देखने को मिलते हैं। इस बार जो उनकी लास्ट मीटिंग हुई थी वहाँ पे यूएसए के जो फॉरेन सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन, उनको भी वहाँ पे बुलाया गया था। तो इससे ये पता चलता है कि जीसीसी वर्ल्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है। ये 6 कंट्रीज़ जो हैं मिलके ऑयल प्रोडक्शन में और एलपीजी प्रोडक्शन में दुनिया के अव्वल नंबर पर आते हैं। तो इससे इनका वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंस भी हमें समझ में आता है। और ऐसे टाइम पे जब जीसीसी की प्रेसिडेंसी जो कुवैत के अंदर है, उसी टाइम पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर की वहाँ पे विजिट हमारे जीसीसी के साथ भी फ्यूचर रिलेशंस को इम्प्रूव करने में हमें मदद करेगी। अब हम बात करते हैं कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं पर्टिकुलरली जो साइन किए गए हैं कुवैत के साथ। जैसे कि हमने बात की कि हमने कुवैत के साथ जो अपने रिलेशंस हैं उनको स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पे एलिवेट कर दिया है। तो उसमें हमने कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो साइन किए। उसमें पहला क्षेत्र है रक्षा का क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र की हम पहले भी बात कर चुके हैं। रक्षा क्षेत्र में अभी हमने जो पहला समझौता है वो साइन किया है, जो पहला एग्रीमेंट है साइन किया है, जिसकी वजह से फ्यूचर में हमें इंडिया और कुवैत के म्यूचुअल एक्सरसाइजेस, बाइलेटरल एक्सरसाइजेस देखने को मिल सकते हैं। फ्यूचर में हमें ऐसा हमें दिख सकता है कि हम कुवैत को बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करें फ्यूचर के अंदर। दूसरा दूसरा जो एग्रीमेंट साइन किया गया है वो है 2025 से 2029 तक सांस्कृतिक आदान प्रदान, यानी कि हम कल्चरल एक्सचेंजेस करने वाले हैं कुवैत के साथ, ताकि दोनों देशों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को बढ़ाया जा सके। आदान प्रदान बढ़ाने से दोनों देशों की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, दोनों कंट्रीज़ के आपस में बिजनेस इंप्रूव होंगे, इन्वेस्टमेंट्स इंप्रूव होंगी। और इस चीज़ के लिए हमने तय किया है कि 2025 से लेकर 2029 तक हम सांस्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रम वहाँ पे रखेंगे, ताकि दोनों देश एक दूसरे के कल्चर को बेटर समझ सकें, अपॉर्चुनिटीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें, उन अपॉर्चुनिटीज़ को टैप कर सकें। थर्ड इसमें पॉइंट है खेल के क्षेत्र में सहयोग के लिए कार्यकारी कार्यक्रम। ये भी 2025 से 2028 तक हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमें स्पोर्ट्स के अंदर अलग अलग हमें स्पोर्ट्स इवेंट्स दिख सकते हैं दोनों कंट्रीज़ में, जो होस्ट किए जाएंगे और दोनों कंट्रीज़ की टीम्स या दोनों कंट्रीज़ के प्लेयर्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कुवैत और भारत जो है इन दोनों की बहुत ही अच्छी टीम्स हैं फुटबॉल के अंदर, और हमने पास्ट में बहुत सारे मैचेस इंडिया और कुवैत के देखने को हमें मिले हैं। तो हो सकता है कि हम फुटबॉल के अंदर भी हमें फ्यूचर में ऐसा कोई टूर्नामेंट इसमें देखने को मिले। लास्ट इसमें पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका कि फाउंडिंग मेंबर इंडिया खुद है और जिसका हेडक्वार्टर्स इंडिया गुड़गांव में स्थित है। वहाँ पे कुवैत की हमें
सदस्यता देखने को मिलेगी। कुवैत भी एक ऐसा देश है जो राइजिंग सन कंट्रीज़ का एक पार्ट है, यानी कि वो कंट्रीज़ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करता है। तो एक जीसीसी कंट्री की उसके अंदर एंट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी। जो हमारे एसडीजीज़ हैं, जो यूनाइटेड नेशंस एफसीसी के हमारे गोल्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करना है फ्यूचर के अंदर, उसमें सोलर अलायंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलेगा। सोलर अलायंस के अंदर बहुत सारे पहलू हैं, जिसमें सोलर इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग भी है और सोलर इक्विपमेंट की ग्रिड्स का आपस में इंटरलिंकिंग भी है। कुवैत की उसके अंदर एंट्री हो सकता है कि हमें फ्यूचर में ग्रिड्स का इंटरलिंकिंग भी देखने को मिले, और कुछ सोलर इक्विपमेंट से रिलेटेड हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट या एनर्जी के आदान प्रदान को लेके या रिसर्च को आदान प्रदान को लेके हमें फ्यूचर में कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स भी देखने को मिले। तो ये थे वो 4 एग्रीमेंट्स जो भारत और कुवैत ने अपने इस दौरे के दौरान साइन किए हैं। इसके साथ ही हमारी ये वीडियो खत्म होती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।